नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा। आरजेडी ने इस पर आपत्ति जताई और तो वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का कहना है कि बिहार में नाम बदलने की परंपरा नहीं रही है। स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ किया जाए। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा। ये कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने कहा कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। स्थानीय जिला परिषद ने इसके लिए पहल की है। आप लोगों के डिमांड में है कि सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ किया जाए, इसको भी कराने का काम शुरुआत किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी ने इसको तोड़ने वाली सियासत करार दिया। बीजेपी की आदत है दंगा फसाद चुनाव के पहले करना। समझ गई है कि इस बार चुनाव में उनका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है, तो हिंदू मुस्लिम की वो बातें कर रही है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का कहना है कि बिहार में नाम बदलने की परंपरा नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। घोषणाएं बहुत सारी होती रहती हैं चुनाव के मौसम में, लेकिन बिहार में मैं समझता हूं जो स्थिति है, कुछ लोग पहले बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात कर रहे थे। यहाँ नाम बदलने वाली परंपरा में की मतलब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं जब किसी शहर या स्टेशन का नाम बदला गया हो। हालांकि जब जब ऐसी कवायद होती है तब तब कोई ना कोई विरोध जरूर करता है। सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ करने पर शुरू हुआ सियासी घमासान कहां तक पहुंचता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर की घटना पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा है कि इस तरह की घटना की बदसरना करनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि जब भागलपुर में ही हिंदू मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है तो वो चुप थे। नेता प्रतिपक्ष की आंख में ऐसा चश्मा लगा है कि जिसमें इस तरह की घटना तो दिख जाती है, लेकिन जब देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित की जा रही थी तो दिखना बंद हो जाता है। इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना की जानी चाहिए और ये जो भी घटना है ये गलत है। अफसोस की बात केवल यही होती है कि तेजस्वी जी को यह इसी समय याद आता है जब भागलपुर में हिंदू मंदिरों को खंडित किया जा रहा था, तब भी वह इतनी संवेदनशीलता से अपनी बातें रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। घटनाएं जो भी हो गलत है और इस तरह की घटनाएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं। अफसोस की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के आंख में एक ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिसमें केवल इस तरह की घटना तो ध्यान में रहती है कि कहाँ पे कौन सा झंडा लगाया गया, लेकिन मंदिर में देवता की मूर्तियों को खंडित किया गया तब उन्हें एक जो प्रॉपर शब्द है कि आंख से दिखना बंद हो जाता है, वही उनका हालत हो जाती है। बिहार में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बिहार का सियासी तापमान चरम पर है। एनडीए ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार भी मैदान में उतरने वाले हैं और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होना है, लेकिन उसके पहले एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चूंकि ये चारों सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, इसका परिणाम 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जिसे भी इसमें जीत मिलेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में ट्रेंड सेट करने में उनके लिए आसान होगा। जाहिर सी बात है एनडीए और महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एंट्री होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 नवंबर को चुनाव प्रचार करने जाएंगे और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। उनका चुनाव प्रचार के लिए जाना एनडीए के नेताओं में उत्साह भरने के लिए काफ़ी है और एनडीए के नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के बाद तमाम समीकरण बदलेंगे। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने नेतृत्व संभाल रखा है। दूसरी तरफ अब एनडीए की तरफ से
नीतीश कुमार भी चुनावी मोर्चे पर उतरने वाले हैं। इसके पहले जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी सहित तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार में उतरने से जो 4 सीट पर होने वाला जो उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। परिणाम क्या होगा इसका पता तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार को लेकर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। माननीय नीतीश कुमार जी का 10 नवंबर का विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में दौरा, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो उन्मादी राजनीति है, फरेब की राजनीति है, झूठ की राजनीति है, उन्माद की राजनीति है, भ्रम की राजनीति है, वैसे लोगों पर जनता राजनीतिक तुषारपात करने का मन बना लिया है। विजय पताका हमारे हाथ में है। नीतीश कुमार जी उपचुनावों में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिहार की जनता अगर किसी एक व्यक्ति की बात को सुनती, जानती और मानती है तो वो नीतीश कुमार हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसमें उनके कई टूल भी शामिल है। गिरिराज सिंह के आरोप के बाद बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ये लगता है कि राहुल गांधी के कई टूल हैं और उस टूल के तहत ही ये सारी घटनाएं घटी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसमें उनके कई टूल भी शामिल हैं। कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से बड़ी हिंसा और इस पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद की चुप्पी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। ये एक सोची समझी रणनीति है। इस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी। इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने गिरिराज सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो जब भी बोलते हैं नफरत वाली भाषा बोलते हैं। जिस भाषा का प्रयोग करते हैं गिरिराज सिंह जी, उस तो समाज में जहर फैलता है। कभी भी उन्हें आप देखेंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की भाषा वो नहीं बोलेंगे, हमेशा ही नफरत फैलाने वाली भाषा बोलेंगे। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि कांग्रेस तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। ये हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस से ज्यादा वोटों का तुष्टीकरण, समाज में नफरत फैला करके, समाज को बांट करके इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इनका इतिहास रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि अब देश तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये नहीं होने देंगे। ये देश एक है, एक था, आगे भी एक रहेगा और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाया जाएगा इस देश से बाहर, क्योंकि विभाजनकारी लोगों को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बात कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी तालाब में उतरे और कई दूसरी मछली के साथ 40 किलोग्राम की मछली भी पकड़ी। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए कहा कि इनके मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और ये तय है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों के आधार को हम लेकर ही मानेंगे। कम संसाधन में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, इसीलिए अब 4 विधायक नहीं 40 विधायक को जीत दिलाने तक पहुंचाना है। अपने पैतृक गांव में यहाँ पर आकर और मछली का मजा उठा रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज के समाल गांव में आपको बता दें कि 2 दिन पहले 15 रुपए की उधारी के विवाद में दुकानदार जमशेद की पत्नी हलीमा खातून और बुलबुल खातून के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें आपको बताते चले कि रॉड से चोट लगने से बुलबुल की नाक कट गई थी। फारबिसगंज थाने में केस दर्ज हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में 3 महिला सहित 4 लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। सभी लोग घर से फरार हैं और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एफआईआर में नाक कटाने जैसी बात का जिक्र पीड़िता ने नहीं किया है, लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं, नाक में चोट लगी या नाक कटी, इसमें अब तक पुलिस की जांच की रफ्तार धीमी
धीमी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। फारबिसगंज के समौल गांव में 2 दिन पूर्व जिस तरीके से 15 रुपए के कुरकुरे के विवाद में एक मामूली बात पर जो है दरअसल महिलाओं के बीच जो है झड़प होती है और उसमें मारपीट में जो है बुलबुल खातून महिला की नाक में चोट लग जाती है, नाक कट जाती है उसकी वजह से, और स्थिति गंभीर होने के बाद उसका इलाज करा जाता है। लेकिन केस दर्ज होने के 2 दिन के बाद भी अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। जो एसपी अमित रंजन से जानना चाहा तो उन्होंने फिलहाल बाइट देने से इनकार कर दिया, लेकिन मौखिक तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने केस रजिस्टर्ड कर गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। वहीं पर फारबिसगंज एसडीपीओ और फारबिसगंज थानाध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि 3 महिला समेत एक बुजुर्ग जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से महज 15 रुपए के कुरकुरे के विवाद को लेकर महिलाओं के बीच जिस तरीके से मारपीट हुई और उसमें जिस तरीके से महिला की नाक पर चोट लग गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला सामने आया और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। वहीं पर फारबिसगंज थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें नाक कटने जैसी बात जो है आवेदन में कहीं दिया नहीं गया है। अंडर सेक्शन 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352, 351 BNS एक्ट के तहत जो है यह फारबिसगंज थाना में 2 दिन पहले कांड दर्ज हुआ था। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। राजधानी पटना की विधि व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने पटना में 3 नए पुलिस लाइन खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रशासन ने बाढ़ अनुमंडल के अलावा दानापुर और पटना सदर में 3 अलग अलग पुलिस लाइन के लिए जमीन चिन्हित कर ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में पुलिसकर्मियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पटना के इस पुलिस लाइन को आप देख रहे हैं, इसी पुलिस लाइन की तरह पटना में अब 3 नए पुलिस लाइन बनेंगे। दानापुर, बाढ़ अनुमंडल और पटना सदर में 3 पुलिस लाइन बनेंगे, जहां पर पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा। और इसके लिए पटना जिला प्रशासन ने पहल भी शुरू कर दी है। 20-20 एकड़ जमीन जो है चिन्हित की गई है और 3 जगहों पे जो नए पुलिस लाइन बनेंगे वो सिटी एसपी के अधीन होंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा, यानी घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में पुलिस को जो पहुंचने में समय लगता है, जाम की समस्या भी पुलिस झेलती है। तो नए पुलिस लाइन बनने के बाद अब सपोज डेट मोकामा में अगर कोई घटना होती है तो लोधीपुर स्थित इस पुलिस लाइन से मोकामा जाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अगर बाढ़ अनुमंडल में पुलिस लाइन बन जाएगा तो वहाँ से पुलिस कम समय में घटनास्थल पर पहुँच जाएगी। इसी तरीके से दानापुर में जब पुलिस लाइन बन जाएगा तो वहाँ से पुलिस कम समय में घटनास्थल पर पहुँच जाएगी। पटना सदर में भी जो पुलिस लाइन बनेगा वहाँ पर तमाम तरह की सुविधा जो है पुलिसकर्मियों को मुहैया कराया जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधा मिले और कम समय में वो रिस्पांस टाइम दें, लॉ एंड ऑर्डर में मदद मिले, इसीलिए नए पुलिस लाइन खोलने का फैसला सरकार ने लिया है और प्रशासन ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। महाव्रत छठ संपन्न होने के बाद पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी नए पुलिस लाइन के लिए जो 20 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है वहां जाएंगे और जायजा लेंगे। तो निश्चित तौर पर यह पटना वासियों के लिए भी एक बड़ी खबर है, बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि अब पटना में 1 की जगह 3 नए पुलिस लाइन होंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर शेखपुरा से है, जहां पर गिरंडा चौक स्थित हार्डवेयर की दुकान में बदमाशों ने घुस करके काफी हंगामा किया और दुकानदार के साथ मारपीट भी की। तो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में वहां पर कैद हो गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और एशियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से राजगीर में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला 2024 का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राजगीर खेल अकादमी में 11 से 20 नवंबर तक एशियाई विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 11 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे।
खेल विभाग ने जानकारी दी है कि प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स चैनलों के माध्यम से किया जाएगा, जिसे दुनिया के 172 देश के दर्शक जो हैं वो देख पाएंगे। साथ ही स्टेडियम में दर्शकों के लिए टिकट जिमी ऐप के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पास की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में कुल 6 टीम भाग ले रही है और भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड हिस्सा ले रही है। तो आने वाले समय में राजगीर में वर्ल्ड कप हॉकी हो सके, इसे देखते हुए तैयारी की गई है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जो महिला का है वो 2024 है। इसी का आयोजन के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला 2024 का आयोजन आगामी 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच राजगीर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों यथा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही है। यह प्रतियोगिता 2010 में पहली बार एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन चेन्नई में पुरुष का एवं रांची में महिला हॉकी चैंपियनशिप का चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। जो नया नवनिर्मित हॉकी टर्फ, हाल में हम लोगों को उस हॉकी टर्फ का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। इसके महत्वपूर्ण ये है कि आगे चल के हम इसमें वर्ल्ड कप हॉकी भी करा सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस प्लेइंग ऑफ टर्फ। सर्टिफिकेट भी मिल गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। सो उस टर्फ में हमारा भारतीय हॉकी टीम कल से वहाँ सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, फ्लड लाइट्स में भी प्रैक्टिस करेंगे। अकोमोडेशन उन लोगों का बोध गया का 5 स्टार होटल्स है, हयात और बोधी रिसोर्ट, इन दोनों होटल में इन लोगों को अकोमोडेशन किया गया है। और खास बात 2 है, अपने अपने देश का जो क्विजीन है, जापानीज का अपना खाना, थाई का अपना खाना, चाइनीज का अपना खाना, कोरियन खाना, उस हिसाब से होटलों को बोल के हम लोग उस हिसाब से शेफ को बुलाए हुए हैं ताकि उन लोग को फील एट होम हो, अपने घर का खाना खाए। एंड तीसरा, ट्रांसलेटर्स भी हम लोग इन लोगों के साथ अटैच किए हुए हैं, जो जापानीज बोल सकते हैं, चाइनीज बोल सकते हैं, कोरियन बोल सकते हैं। एंड सबके साथ एक वोल्वो बसेस, एक एसी वोल्वो बस दिया गया है। बिहार में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में हो रहा है। 11 से 20 नवंबर तक हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होने वाले हैं। 6 देश हिस्सा ले रही है इसमें और ये बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पूरे बिहार में ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाली गई है। गौरव यात्रा का समापन नालंदा में हुआ और जहां पर भव्य स्वागत किया गया। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गौरव स्थली नालंदा पहुंच गई है। पूरे बिहार में ये यात्रा देखी गई। तमाम जिलों से ये ट्रॉफी गुजरकर वापस नालंदा आई है और यहाँ पर टूर्नामेंट होना है। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार के तमाम जिलों में ये ट्रॉफी यात्रा के तहत भ्रमण करती रही। खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। इस साल की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है। इसमें कुल 6 देशों की टीमें, जिसमें भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं। सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाते नजर आएंगे। पहली बार इतना बड़ा आयोजन बिहार में हो रहा है। तमाम खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, जिस तरीके से ये यात्रा यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दें कि ये ट्रॉफी गौरव यात्रा नालंदा पहुंची है। यहाँ पर 11 से लेकर 20 नवंबर तक टूर्नामेंट होना है और उस टूर्नामेंट के मद्देनजर ये जो यात्रा है यहाँ पहुंची है, जिसमें बिहार के खिलाड़ी जो बिहार के अन्य जिलों में इस ट्रॉफी को लेकर भ्रमण करते नजर आए, यात्रा करते नजर आए। बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ट्रॉफी गौरव यात्रा के तहत ये जो ट्रॉफी है वो अब नालंदा पहुंच गई है और खिलाड़ियों का उत्साह देखते बन रहा है। काफी खुश नजर आ रहे हैं और बिहार के जिन जिलों में भी ये यात्रा गई
वहां भव्य स्वागत हुआ है। नालंदा में भी भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक टूर्नामेंट होना है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 नालंदा। और अब बात करेंगे छठ पूजा की तैयारी को लेकर के। तो दिल्ली में देखिए यमुना तट पर छठ पूजा को लेकर रोक लगाई गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे लेकर के दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यमुना नदी के किनारे ही छठ मनाएंगे। मनोज तिवारी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत कुमार ने। छठ के दौरान वैसे तो लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर उमड़ते हैं, जहां पर अर्घ देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके अलावा शहर के अंदर 63 जो तालाब हैं वहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा अर्घ दिया जाता है। और यह कच्ची तालाब गर्दनी बाग में जो कच्ची तालाब है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बेहद सुंदर और आकर्षक तस्वीर है यहाँ की। देखिए यहाँ पर 50,000 से अधिक छठव्रती पहुँचते हैं और उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था जो पूजा कमेटी है वो अपनी तरफ से करती है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है और तकरीबन 10 फीट गहराई है इस तालाब की। कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है यह तस्वीरों में देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है। सावर भी है और यहाँ पर छठव्रती जो है स्नान करेंगे। और कच्ची तालाब की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि यहाँ सूर्य नारायण का मंदिर भी है। और देखिए सूर्य नारायण की कितनी सुंदर यहाँ पर प्रतिमा बैठाई गई है। हर एक साल से बहुत अब की व्यवस्था किया गया है। 60-65 को झरना का व्यवस्था किया गया है, स्टील का ब्रैकेटिंग किया गया है। किसी तरह का प्रवृत्ति का छठ व्रतियों का दिक्कत नहीं हो। हम लोग का व्यवस्था जो भी दिक्कत होगा तो हम प्रशासन से और निगम से भी बात करके हम लोग व्यवस्था कर से इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस तालाब का लोग काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं यहाँ पर और वाकई में एक बार फिर से तैयारी मुकम्मल है। और तैयारी इस तरह की है कि छठ व्रती यहाँ पर पहुँचेंगे और बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी कष्ट के वो भगवान सूर्य की उपासना शांतिपूर्ण तरीके से कर सकेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।